Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling good. 20 मई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में एंड जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज द फर्स्ट इज ज्ञान भारतम मिशन. इसमें न्यू अपडेट देखने को मिली. पीएम मोदी जून में से ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं. रिवर इन न्यूज में महादई रिवर एम 120C8 अ न्यू डिफेंस इक्विपमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे. सुपरबेट चेस क्लासिक टूर्नामेंट किसने इसे जीता है उसके बारे में हम जानेंगे. एमएससी द लस्सा फीवर रिसेंटली आउटब्रेक ये देखने को मिला, कहां पर इसके केसेस है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगेन 2025 का एडिशन न्यूज में रहा. इंडिया की रैंकिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस रैंकिंग्स को रिवाइज करेंगे. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक मेजर ऑपरेशन अभी न्यूज में रहा. मल्टी एजेंसी सेंटर इसे रिसेंटली इनोग्रेट करा अमित शाह ने and other things, right? And the most important thing, all these questions, these are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. So एक सिंगल सेशन में हम यहाँ पे जो लास्ट करंट अफेयर जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उनका रिवीजन करते हैं टॉपिक वाइज एंड स्टैटिक जीके एंड करंट जीके के साथ कंप्लीट क्वेश्चन को इन डेप्थ कराते हैं. एंड द थिंग इज लास्ट में क्विज हम यहाँ पर आपको देते हैं आंसर करने के लिए, सो दैट अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सके क्या आपका अपडेट है, जिसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें. कुछ लोग ही अपडेट करते हैं वैसे. एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम मिशन इज एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री. सो रिसेंटली ज्ञान भारतम मिशन अगेन न्यूज में रहा. इसे किस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली लॉन्च किया है? So first of all, the answer is option number A, Ministry of Culture. Ministry of Culture ये ज्ञान भारतम मिशन से एसोसिएट. दो रीजन से ये जो मिशन है न्यूज में रहा 2025 में. The first is 2025 में जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमन ने ज्ञान भारतम मिशन के लिए 60 करोड़ रुपीस का इंक्रीजमेंट किया था. ठीक है. एंड सेकेंड रीजन अभी जो चल रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ऑफिशियली 9th of June 2025 को ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च करेंगे. दैट्स वाई इस क्वेश्चन को आज हम देख रहे हैं. इस मिशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, अपडेट करना, वर्ल्ड लेवल पर बूस्ट करना, ये इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है. सर्वे, डॉक्यूमेंट, कंजर्व और डिजिटलाइजेशन ज्ञान भारतम मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज कि ज्ञान भारतम मिशन ने ऑलरेडी एक एग्जिस्ट मिशन को रिप्लेस किया था एंड दैट 2003 में उसे लॉन्च किया गया था. उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट. किसने लॉन्च किया था? IGNCA, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स. 2003 में मैन्युस्क्रिप्ट के लिए मिशन आया था, नेशनल मिशन, जिसे 2024 में ज्ञान भारतम मिशन से रिप्लेस कर दिया गया. यहाँ पर ये जो बॉडी हम डिस्कस कर रहे दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स. इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2003 में जो मिशन आया था उसे ऑफिशियली ये देख रहा था, लेकिन 2024 में जो ज्ञान भारतम मिशन आया है उसमें ये एंकर करेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत अगेन IGNCA ज्ञान भारतम मिशन को प्रेजेंट करेगा इंडिया को. Right? And the fourth thing is about the budget. So 2025 में जो बजट आया उसमें निर्मला सीतारमन ने ज्ञान भारतम मिशन में 60 करोड़ रुपीस इंक्रीज करे और इसी के साथ जो टोटल आउटलेस मिशन के साथ एसोसिएटेड है 482.85 CR का बजट इसके साथ एलोकेटेड है और 2024 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था एंड टारगेट ये 2031 रहने वाला है. राइट. होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ये आता है और पीएम मोदी इसे 9th of June को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे 2025 में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. रीसेंट मिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं. हाल ही फिलहाल मई डेटा से ही हम ले रहे हैं, मई से. IXPE दैट इज इमेजिंग एक्सरे पोलरिमीटर एक्सप्लोरर ज्वाइंट मिशन और दो स्पेस एजेंसीज आपसे पूछी जा रही है. सो नासा तो है ही एंड सेकेंड इज इटालियन स्पेस एजेंसी. ठीक है. IXPE से इसी के साथ EZIE मिशन, यह भी नासा से ही एसोसिएटेड है. ठीक है.
एंड पुष्पक नेशनल मिशन ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट दैट इज IIT बॉम्बे। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा इलेक्ट्रोल सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है इलेक्शन कमीशन इंडिया नेट, ECI नेट। वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन, इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हैदराबाद में हुआ। डिजिटल OPD रजिस्ट्रेशन में सेकंड रैंक किस इंस्टीट्यूट को रिसेंटली मिली? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, एंड दैट इंस्टीट्यूट इज एम्स भोपाल। ठीक है, एंड फर्स्ट रैंक किसे मिली है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट रैंक इन डिजिटल OPD रजिस्ट्रेशन अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एंड नेशनल आयुष मिशन NAM कॉन्फ्रेंस 2025 किस स्टेट ने इसे होस्ट करा? दैट इज महाराष्ट्र ने इसे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। What is the name of the operation launched by the Railway Protection Force to combat human trafficking across the Indian Railway network? So हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज RPF के एक मेजर ऑपरेशन को, एंड दैट ऑपरेशन इज ऑपरेशन आहट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन आहट ये किसी से एसोसिएटेड है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी से निपटने के लिए, उससे कॉम्पिट करने के लिए RPF ने लॉन्च किया था ऑपरेशन आहट को। एंड रिसेंटली ऑपरेशन आहट के तहत दिल्ली में RPF ने 4 माइनर गर्ल्स को रेस्क्यू करा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस से, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ठीक है, इस प्रकार से मेजर रेस्क्यू फ्रॉम द RPF टीम, द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थ्रू द ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट में ये जो AAHT है दैट इज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जिसे रेलवे जोन्स में चलाया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कॉम्बैट करने के लिए। एज पर डेटा 24-25 में RPF ने 929 विक्टिम को रेस्क्यू करा है ऑपरेशन आहट के थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में, और 274 ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया गया है। ये जो ऑपरेशन है इसे मेजर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, जस्ट लाइक नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार। यहाँ से जितने भी हमारे ट्रेड रूट है यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है ऑपरेशन आहट के तहत। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन आहट इसे किसने लॉन्च करा है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? RPF ने लॉन्च करा है 2022 में यह आया था। ठीक है, और 2022 में अभी तक 992 विक्टिम्स को रेस्क्यू कर दिया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को हम देख लेते हैं। RPF को 1957 में बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत यह आता है। नाउ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है यह कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एंड हम आगे बढ़ते हैं मेजर ऑपरेशन इन न्यूज, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगेन यहाँ पर देखने जा रहे हैं, एंड दैट आर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो बीजापुर छत्तीसगढ़ में चला, द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन, ऑपरेशन संकल्प इट इज। ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक में इंडियन आर्म फोर्स ने जो ऑपरेशन लॉन्च करा दैट इज ऑपरेशन सिंदूर। इसी के साथ ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा से एसोसिएटेड है, सेफ गार्ड के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और इसी के साथ जो मेजर ऑपरेशन चले अभी रिसेंटली, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन टिक्का, ऑपरेशन सिंदूर एंड अदर। एंड OIC का जो हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया जेदा में लोकेटेड है। फर्स्ट डिजिटल एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर रिसेंटली किस सिटी के एयरपोर्ट में लॉन्च किया गया? मुंबई। CBI से रिलेटेड ऑपरेशन दैट इज ऑपरेशन हॉक, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। ठीक है, इसी के साथ CBI ने अभी रिसेंटली ऑपरेशन चक्र 5 भी लॉन्च किया था जो कि साइबर सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है। और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन जैसे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी ने चलाया ऑपरेशन टिक्का, इसमें एग्जैक्टली कौन सी कॉप इंक्लूडेड थी? चिनार कॉप ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने लीड करा था ऑपरेशन टिक्का को। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मल्टी एजेंसी सेंटर MAC ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? सो MAC रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला बिकॉज इसमें मेजर अपग्रेड हुआ है, और इस मेजर अपग्रेडेड सेंटर को रिसेंटली अमित शाह ने इनोग्रेट किया, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। मल्टी एजेंसी सेंटर को IB देख रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत। सो MHA के तहत मल्टी एजेंसी सेंटर को
फंक्शन किया जा रहा है और एग्जैक्टली आईबी इसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। सो अमित शाह ने इसे इनोग्रेट करा रिसेंटली। एक मल्टी शेयरिंग हब है ये, इंटेलिजेंस शेयरिंग हब अंडर दी आईबी। 2001 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और मुंबई अटैक 2008 के बाद जिसमें लश्कर ए ताइबा इंक्लूडेड था, उसके बाद मल्टी एजेंसी सेंटर को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया था। बेसिकली जितने भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उन्हें आपस में कनेक्ट करना और एक मेजर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना मल्टी एजेंसी सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव है। और 500 करोड़ नेटवर्क इसकी वैल्यू है, दी मल्टी एजेंसी सेंटर। बेसिकली जितने भी डिजिटल टूल है उसको यूज कर रहा है, मैपिंग और एक कनेक्शन बनाना जितने भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, दी मल्टी एजेंसी सेंटर, सो दैट टेररिज्म, क्राइम, साइबर अटैक, इनसे हम मिलकर कॉम्बेट कर सके। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये एग्जैक्टली आता है। नाउ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेजर डिपार्टमेंट एंड दैट इज आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये बहुत पहले से है, इंडिपेंडेंस से भी पहले इसे एस्टेब्लिश कर दिया गया था। 1887 में इसे इनिशियली स्टार्ट किया गया था। द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया एंड दैट इज आईबी, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसी के साथ आईबी के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वह कौन रहे, दैट इज टीजी संजीवी पिल्लई। इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, आईबी के पहले डायरेक्टर थे। नाउ द क्वेश्चन, आईबी के रीसेंट डायरेक्टर कौन है? प्लीज डू सम रिसर्च एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएसएफ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। The Border Security Force और मेजर CAPF, the Central Armed Police Force. So किस मिनिस्ट्री के तहत इसे एडमिनिस्टर किया जाता है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। MHA BSF को देखता है। ठीक है, इंडिया का मेन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। 1965 1 दिसंबर को BSF को इनिशिएट किया गया था। सो 1965 जो वॉर हुआ था उसके बाद BSF को स्टार्ट किया गया था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या है? जो बॉर्डर है और किस बॉर्डर के अलोंग साइड BSF एक्टिव है? जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, जो LOC है, दी एंटी नक्सल ऑपरेशन, इन सबको BSF देखता है और यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है BSF को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत। सो इंडिया का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यह CAPF के तहत इसे रेगुलेट किया जा रहा है और इंडो पाक, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के अलोंग साइड ये काम करता है। एंड यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे अदर जो फोर्सेस है, दैट इज CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसके तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर। सो एट प्रेजेंट CAPF के तहत 7 जो स्पेशल फोर्सेस है वो फंक्शन कर रही है। CAPF को 2011 तक पैरामिलिट्री फोर्स टर्म से जाना जाता था, बट 2011 के बाद पैरामिलिट्री फोर्स नेम चेंज करके रखा गया दी CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। CAPF को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, जिसमें कौन कौन आता है? असम राइफल, BSF, ITBP एंड SSB, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, जो सेकेंड कैटेगरी है CAPF क्लासिफिकेशन की, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, जो इंटरनल मैटर पे फोकस करती है, जस्ट लाइक एयरपोर्ट सिक्योरिटी, और उनमें जो मेजर फोर्सेस है CRPF एंड CISF। और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज स्पेशल टास्क फोर्स, जिसके तहत NSG काम करता है, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सो ओवरऑल CAPF को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है और 7 फोर्सेस इसमें काम कर रही है। और एक आर्टिकल जो इससे एसोसिएटेड, दैट इज आर्टिकल 355 के तहत इन आर्म फोर्सेस को बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 355 को आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड इसी के साथ एक करेक्शन पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे, दैट इज रिलेटेड विद द इंडियन आर्मी। सो कल के सेशन में आप सभी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन रह चुके हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड मार्शल एक 5 स्टार रैंकिंग है। इवन जो जनरल है द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी भी रैंकिंग 4 स्टार है, लेकिन उनसे भी ऊपर 5 स्टार रैंकिंग एग्जिस्ट करती है, दैट इज फॉर फील्ड मार्शल, जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है अभी। और इंडिया को केवल 2 फील्ड मार्शल अभी तक मिले हैं। द फर्स्ट वन इज सैम मानेकशॉ। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस सैम मानेकशॉ
वह फर्स्ट फील्ड मार्शल रह चुके हैं इंडिया के, सर सैम मानेकशॉ। एंड सेकंड जो फील्ड मार्शल है इंडिया के, दैट इज KM करियप्पा। ठीक है, सो ये करेक्शन पॉइंट एक मेजर आप नोट कर लीजिएगा, सैम मानेकशॉ इज द फर्स्ट एंड सेकंड वन इज KM करियप्पा। इसी के साथ एट प्रेजेंट जो 4 स्टार रैंकिंग है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, दैट इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और इंडियन आर्मी को ऑफिशियली सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था, आजाद हिंद फौज। ठीक है, मेजर पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी से रिलेटेड। Now let's move to the next slide. What is the rank of India in the World Press Freedom Index 2025? So again 2025 का एडिशन आ चुका है, अभी रिसेंट 2024 का एडिशन आया था, उसमें रैंकिंग याद है आपको इंडिया की? सो एट प्रेजेंट इंडिया की रैंकिंग है 151 रैंक हमें मिला है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और इस इंडेक्स को ऑफिशियली किसने लॉन्च करा है, दैट इज RSF, जिन्हें रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। सो इन लोगों ने हमें 180 कंट्रीज में से रैंक दी है 151, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है हमारी रैंकिंग में, बिकॉज 2024 में हमारी रैंकिंग थी 159, 2023 में हमारी रैंकिंग थी 161 एंड नाउ हमारी रैंकिंग पहुंच चुकी है 151 में, राइट, एज पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एंड इसी के साथ इस इंडेक्स में टॉप किसने करा है, द मेजर यूरोपियन कंट्रीज, जो काफी हैप्पी भी रहती है, फिनलैंड, एस्टोनिया एंड नीदरलैंड, इन्होंने इस इंडेक्स को टॉप करा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो रैंकिंग है वो 57 पर रही। ठीक है, इसी के साथ फिनलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेसिकली सारे यूरोपियन कंट्रीज। इनसे रिलेटेड एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, द नॉर्वे, इसकी जो कैपिटल है ऑस्लो है और स्कैंडिनेविया कंट्री के नाम से जाना जाता है। सो स्कैंडिनेविया कंट्री कौन कौन है इसका पार्ट, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन्हें कहा जाता है द स्कैंडिनेविया कंट्री। इसी के साथ एक अदर टर्म दैट इज फॉर बाल्टिक नेशन। बाल्टिक नेशन के मेंबर कौन कौन से हैं, दैट इज एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लतविया, ये बाल्टिक नेशन के मेंबर है। सो ओवरऑल फिनलैंड, एस्टोनिया, नीदरलैंड और भी अदर है, स्वीडन, डेनमार्क, आए दिन न्यूज में रहते हैं। सो एक मेजर डिफरेंस आप ध्यान रख लीजिएगा, 3 कंट्रीज तो स्कैंडिनेविया का पार्ट है एंड कौन कौन सी है वो, डेनमार्क है, नॉर्वे है एंड स्वीडन है, जबकि जो बाल्टिक नेशन है वो कौन कौन सी है अभी मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेजर जितने भी इंडेक्स अभी हाल ही फिलहाल में आए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 130 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अभी 151 है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑफिशियली लॉन्च करा है, CSO ने, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के तहत जो हाईएस्ट रनर ग्राम पंचायत है वो कहाँ पर है, गुजरात में। अंकटाड के अकॉर्डिंग रेडीनेस फॉर फ्रंटियर सो रिसेंटली AMRAAMS न्यूज में रहा, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अभी रिसेंट इतनी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, लाइक यूएसए ने इस डिफेंस इक्विपमेंट को रिसेंटली तुर्की को दिया है एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। सो यूएस ने अप्रूव करा है द सेल ऑफ AIM-120C8 मिसाइल टू टर्की और इसके कारण इंडिया में कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई ये न्यूज में चल रहा है। एक मॉडर्न मिसाइल है, यह लॉन्ग रेंज एयर टू एयर, सरफेस टू एयर कैपेबिलिटीज के साथ, एंड जो टर्की अपनी एयर कॉम्बैट जो फैसिलिटीज है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसे एनहांस करना चाहता है और इसलिए यूएस से उन्होंने इसको परचेज किया एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। एंड इसी के साथ टर्की की जो कैपिटल सिटी है वो अंकारा है एंड इस्तांबुल टर्की का मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लार्जेस्ट सिटी है। टर्की बेसिकली यहाँ पर एक मेन स्ट्रेट लोकेटेड है, दैट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, और बॉस्फोरस स्ट्रेट के तहत ही टर्की यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है और एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है, राइट। और सी ऑफ मर्मरा एग्जैक्टली टर्की के नियर बाय ही लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। महोदय रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस रीजन से यह ओरिजिनेट होती है? काफी सारी रिवर्स अभी न्यूज में चल रही है एंड अगेन आज हम डिस्कस कर रहे थे महादई रिवर और एग्जैक्टली यह ओरिजिनेट होती है कर्नाटका के भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से। रिसेंटली एक प्रोटेस्ट देखने को मिला
इस रिवर से एसोसिएटेड है। रिसेंटली हुआ क्या, एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया एंड दैट रिपोर्ट इज द वाटर बजट ऑफ द महादई रिवर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। और इस रिपोर्ट में बताया गया महादई रिवर के जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है और जितने भी डिस्प्यूट है और जितना भी बजट है, और इसके कारण गोवा में प्रोटेस्ट देखने को मिल गया। हो क्या रहा है एक्चुअली, महादई रिवर जो गोवा है उसके लिए एक मेन वाटर सोर्स है और महादई रिवर पे काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके तहत इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है उनकी वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा। एंड उनके वाटर को अगर डाइवर्ट किया जाएगा तो गोवा में जो पानी आ रहा है इस रिवर के तहत वो काफी लेवल पर अफेक्ट होगा और इसके कारण गोवा में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली कर्नाटका की भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से यह ओरिजिनेट होती है। एंड इस रिवर के दो मेजर ट्रिब्यूटरी का नाम ध्यान रख लीजिए, दैट इज कलसा एंड बंडूरा। इनके कारण ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिकॉज इन दोनों रिवर का जो वाटर है उसे डाइवर्ट किया जाएगा और इसके कारण गोवा काफी अफेक्ट होगा। सो कलसा एंड बंडूरा ये ट्रिब्यूटरी है महादई रिवर की और जो कि कर्नाटका से ओरिजिन होती है, आगे अरेबियन सी में जाकर यह मिल जाती है। राइट, आगे बढ़ते, यहाँ पर मेजर जितनी भी रिवर अभी न्यूज में रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। दैट इज बगलिहार डैम इसे किस रिवर पे बनाया गया है, चिनाब रिवर पर। दी भाखरा डैम किस रिवर पर बना हुआ है, सतलज रिवर पर। दी नेत्रावती रिवर रिसेंटली न्यूज में थी, किस स्टेट से फ्लो होती है, कर्नाटका से। इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडिया को कौन कौन से रिवर है इसमें, रावी, बेस एंड सतलज। और पाकिस्तान में सीजीआई है, चिनाब, झेलम और हडसन रिवर रिसेंटली न्यूज में रही, किस कंट्री में है ये, यूनाइटेड स्टेट में है। महादई रिवर कर्नाटका से ओरिजिन होती है। मंडोवी रिवर लाइफलाइन कहा जाता है इसे, गोवा की। The next question, what is the name of the campaign launched by the Ministry of Culture to honor the brave heart of India? So major campaign by the Ministry of Culture और इस कैंपेन का नाम है एक देश एक धड़कन, so that complete इंडिया को यूनाइट किया जा सके और मेजर इनिशिएटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक देश एक धड़कन को रिसेंटली लॉन्च करा सो दैट इंडिया के जो ब्रेव हार्ट है उन्हें ऑनर किया जा सके और तिरंगा के तहत नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया जा सके। इसके तहत 48 आवर्स में लगभग 43 इंस्टीट्यूट ने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करा और एएसआई के तहत इस कैंपेन को रिसेंटली चलाया गया, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन। सो फ्लैग अभी न्यूज में रहा, द इंडियन फ्लैग जो करंट वर्जन है इंडियन फ्लैग उसे किसने डिजाइन किया है, एंड दैट इज बाय पिंगली वेंकैया। इनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, करंट वर्जन ऑफ इंडियन फ्लैग एंड दैट इज डिजाइंड बाय द पिंगली वेंकैया। और इंडियन फ्लैग को ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया था, दैट डेट 22 जुलाई 1947। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which African country reported an outbreak of the Lassa fever in 2025? सो रिसेंटली लसा फीवर के आउटब्रेक देखने को मिल रहे हैं और कहाँ पर, अफ्रीका का कौन सा कंट्री है, दैट है सो नाइजीरिया, अफ्रीका का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री। यहाँ पर 138 पीपल की डेथ को अभी रिकॉर्ड किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ लसा फीवर और 717 कंफर्म केस यहाँ पर चल रहे हैं और जो मृत्यु दर है इस बीमारी के कारण वो 19.2% रिकॉर्ड की। इसी के साथ नाइजीरिया, इनकी जो कैपिटल है वेस्ट अफ्रीका में यह लोकेटेड है, अबूजा। अबूजा इज द करंट कैपिटल ऑफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वर्ल्ड जो अफेयर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर, एंड दैट आर India and which international organization jointly launched research initiative on marine plastic litter and waste to hydrogen? So इसे यूरोपियन यूनियन, इसमें बेसिकली यूरोपियन यूनियन के साथ कोलैबोरेशन किया है इंडिया ने। एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके रखा गया है गल्फ ऑफ अमेरिका का। रिसेंटली जो पर्शियन गल्फ है उसका नाम चेंज करके रखा गया है द गल्फ ऑफ अरेबियन गल्फ। एनाकोंडा स्ट्रैटेजी अगेंस्ट ताइवान, इसे किसने लॉन्च करा है, चाइना ने। एंड रिसेंटली ट्रस्ट इनिशिएटिव इंडिया एंड यूएस के बीच में देखने को मिला। टाइफून कॉन्ग्रे, इसे किस कंट्री को इसने हिट करा है, ताइवान को। एंड वट फाओ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री में है, लाओस में यह लोकेटेड है। OIC का हेडक्वार्टर we all know Saudi Arabia, जिद्दा में located है। Let's move to the next slide. The next one is who won the Superbet Chess Classic 2025 in Bucharest, Romania? So recently a major chess tournament हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं, that is Superbet Chess
क्लासिक और इसे रिसेंटली किसने जीता है, एंड दैट पर्सनालिटी इज आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने जीत लिया है द इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने जीता है सुपर वेट चेस क्लासिक, कहाँ पर, बुकारेस्ट रोमानिया में। और एग्जैक्टली ये जो गेम एक ग्रैंड चेस टूर का पार्ट है, 2019 में सबसे पहले हुआ था, एंड रिसेंटली आर प्रज्ञानंदा ने इसे जीत लिया है। ठीक है, और फाइनल गेम आर प्रज्ञानंदा ने एग्जैक्टली किन्हें डिफीट करके जीता है। सो इनका जो नाम है दैट इज अलीरेजा फिरोजा एंड मैक्सिम वाचियर लाग्रेव। थोड़ा टिपिकल प्रोनाउंसिएशन है बट स्टिल मैंने यहाँ पर लिख दिया है अलीरेजा फिरोजा। और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, उनकी 9th रैंकिंग रही यहाँ पर 4 पॉइंट के साथ। और जो नेक्स्ट इवेंट है वो 1 जुलाई क्रोएशिया में देखने को मिलेगा। सो मेजर टूर्नामेंट हमें कहाँ पर देखने को मिला, अभी रोमानिया में देखने को मिला, जिसे आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया। रोमानिया यूरोप में यह लोकेटेड है और ब्लैक सी के थ्रू बॉर्डर्ड है यह, हंगरी एंड बुल्गारिया से सराउंडेड है। बुखारेस्ट ये इसकी कैपिटल है। सो बुखारेस्ट ध्यान रख लीजिएगा, यूरोप में ये लोकेटेड है। डैन्यूब रिवर यहाँ पर देखने को मिलती है। सो आज के सेशन को आज हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। एंड आज के लिए आपके जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।